हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज का। और स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है अकाउंटिंग रेशोज में ढेर सारे फॉर्मूले याद करना। मोर देन 60 प्लस या अराउंड 70 प्लस फॉर्मूले हैं जो अकाउंटिंग रेशोज में यूज किए गए हैं, और सारे फॉर्मूलों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूले हम कितने याद करें उसकी एक लिमिट होती है, बट अगर हम ये फॉर्मूले बनाना ही सीख जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तक किसी ने आपको फॉर्मूले बनाना नहीं सिखाया होगा, केवल फॉर्मूले याद कराए रटाए, बट आप रटे हुए फॉर्मूले कितने दिन अपने माइंड में रखेंगे। अगर आपको फॉर्मूले बनाना आ जाए तो आपके लिए अकाउंटिंग रेशोज बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे अकाउंटिंग रेशोज के या रेशो एनालिसिस के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। खास तौर पर जो सबसे बड़े फॉर्मूले या सबसे ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूले हैं वो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हैं, और आज हम सॉल्वेंसी रेशो ही सीखने जा रहे हैं, जिसमें रेशो की जो पहली वीडियो है वो है लिक्विडिटी रेशो, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आई टैब पर आप जाएं, आपको लिक्विडिटी रेशो के फॉर्मूले और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आज आप चाहते हैं कि आपको फॉर्मूले बनाने अच्छे से आ जाए, आपको फॉर्मूले याद ना करना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पेशेंस के साथ देखें। आज मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं यहां पर एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाता हूं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। ये हमारी बैलेंस शीट है, और आपको पता है कि बैलेंस शीट में क्या आता है। बैलेंस शीट में आती है लायबिलिटीज और एसेट्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, लायबिलिटीज और एसेट्स। और लायबिलिटीज साइड में अगर हम इसे डिवाइड करें तो चार मेजर हेडिंग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपने देखा, जो कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाई गई है। बट अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से सीखने हैं तो मैं आपको इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट से फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले सीखने हैं, ना कि फॉर्मेट बनाना सीखना है। और जिससे भी आपको फॉर्मूले आसानी से समझ आ जाएं, वही ट्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो देखिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मान लीजिए बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा मान लीजिए हम कुछ अमाउंट अब यहां पे ले लेते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसे हम लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल देते हैं यहां पे, और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ये चार चीजें हमने इधर लिया है, जैसा कि कंपनी की बैलेंस शीट में भी होता है। और एसेट साइड में हम यहां पर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, दो तरह की एसेट्स में बैलेंस शीट को डिवाइड करते हैं। एसेट साइड को यहां पर कुछ अमाउंट ले लेते हैं, लाइक मान लीजिए 30 लाख की हमारी शेयर कैपिटल है और 20 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है।
30 लाख का डेप्ट है और 20 लाख की हमारी करंट लाइबिलिटीज है। तो हमारी टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आया, 100 रुपीज या 100 लाख। जबकि एसेट्स मान लीजिए हमारी 80 लाख और करंट एसेट्स में 20 लाख, टोटल 100 लाख। आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से हमारा मेन फॉर्मूले बनाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए, अगर मैं इन दोनों चीजों को एक साथ लूं, क्या क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। गौर करें, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल किसकी होती है, बिजनेस के ओनर की, शेयर होल्डर्स की। रिजर्व एंड सरप्लस किसको मिलते हैं, ये भी बिजनेस के ओनर को मिलते हैं। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, हम इन दोनों को बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि इन दोनों पर किसका राइट होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का, कंपनी के ओनर्स का। इसलिए हम इन्हें दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। जबकि अगर हम आगे बात करें कि हमने इन दोनों के साथ साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट को भी इंक्लूड कर लिया, ध्यान देना, मैंने शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेब्ट इन तीनों को एक साथ ले लिया। ध्यान देना इस सिंबल पे कि हमने किसको किसको लिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर हम इन तीन चीजों को एक साथ ले लेते हैं तो उसे कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब जरा देखें, ये है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस की सारी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। अगर आप देखें तो इन शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मींस ओनर का पैसा और लॉन्ग टर्म डेब्ट, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या करते हैं, इसका यूज हम करते हैं बिजनेस की टोटल फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। समझ आया, बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है इन तीनों को मिलाकर, मींस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो इन तीनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं, या इन दोनों को सम करके, मतलब यहां से यहां तक कैपिटल एम्प्लॉयड को हम, एक कॉमन वर्ड है जिसे कहते हैं फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब वो पैसा जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। और बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस की सारी फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मींस कंपनी को पूरा सेटअप करना। तो सेटअप करने के लिए जो पैसा ओनर लगाता है और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म डेब्ट लिए जाते हैं, लोन लिए जाते हैं, उनका पर्पज या उनका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं, बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितना हमारा ये पैसा है, ये हमारा पैसा है कितना, 30 लाख, 20 लाख एंड 30 लाख, टोटल हुआ 80 लाख। इस 80 लाख से ही हमने बिजनेस की सारी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है। समझ आया? कभी आपने ऐसा सुना कि क्या कोई पर्सन लॉन्ग टर्म लोन लेता है
और लोन किस लिए? बिजनेस का मटेरियल खरीदने के लिए। क्या कभी ऐसा सुना कि कोई लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स ऑफिस का रेंट पे करने के लिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए? कभी ऐसा ना तो आपने सुना है और ना ही कभी आप ये बात सुनेंगे कि कोई बिजनेस जिसने लॉन्ग टर्म लोन लिया है बिजनेस की करंट एसेट्स खरीदने के लिए या बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करने के लिए। क्योंकि इस पूरे का पर्पज ही क्या होता है? बिजनेस को इस्टेब्लिश करना। मतलब बिजनेस में जो फाइनेंस वर्ड यूज किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी ने बिजनेस में कितना फाइनेंस लगाया, किसी ने कार को फाइनेंस कराया, किसी ने ट्रक फाइनेंस कराया, किसी ने बिल्डिंग को फाइनेंस कराया। तो ये जो फाइनेंस वर्ड होता है, ये फाइनेंस हमेशा लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करता है कि वो पैसा जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए हमें चाहिए। करंट एसेट्स के लिए तो हमारे पास करंट लायबिलिटी ही काफी है, आप देख सकते हैं। करंट एसेट्स को खरीदने के लिए हमारी करंट लायबिलिटीज ही काफी है, ठीक है। बट कई बार हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का मीन्स फाइनेंस का कुछ हिस्सा कई बार करंट एसेट्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, बट एक नॉर्मल पार्ट, मेजर पार्ट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज और देखें यहां पर। अगर हम केवल इन दोनों चीजों को, किनको किनको, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म डेब्ट भी कहते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं ये तीन चीजें कि लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या है? करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म डेब्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? इन्हें बोलते हैं टोटल डेब्ट। तो टोटल डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट दोनों जोड़कर बनते हैं टोटल डेब्ट, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का सम करके क्या बनता है? इनसे बनता है टोटल एसेट्स, ठीक है। और हमारी सॉल्वेंसी रेशो में इन सभी फैक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। जहां पर हम फॉर्मूले बनाना, हमें कितने याद करेंगे? हम फॉर्मूले बहुत सारे इनके बन सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फॉर्मूले बनाना। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड की बात कर लेते हैं। ये इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, इसे मान लेते हैं थर्ड, इसे मान लेते हैं फोर्थ। इस चार चीजों के फॉर्मूले हमें सीखना है और हम ढेर सारे फॉर्मूले इनके बनाना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम सीखते हैं शेयर होल्डर फंड के बारे में। मैं इधर यहां पर लिखता हूं फर्स्ट, हमें निकालना बिजनेस का शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं? तो शेयर होल्डर फंड देखिए, सबसे पहले जो चीज हमें डायरेक्टली नजर आ रही है उसे सबसे पहले आप लिखें। शेयर होल्डर फंड देखो दो चीजों को जोड़कर बना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो पैसा ओनर का बिजनेस में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? यहां पर शेयर कैपिटल का मतलब है बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों तरह की कैपिटल आती है शेयर कैपिटल में। और रिजर्व एंड सरप्लस में सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व आते हैं। तो यहां पर ये पूरा पैसा किसका है? ये पैसा है हमारे शेयर होल्डर का। तो इसलिए शेयर होल्डर फंड में क्या क्या प्लस करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट क्योंकि वो तो हमें दिखाई दे रहा है, बट अब हमें अपना
माइंड, क्रिएटिव माइंड यूज करना है। क्रिएटिव माइंड की मतलब अगर आपको शेयर होल्डर फंड निकालना है और आपको ये दोनों ही चीजें नहीं दे रखी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही चीजें नहीं दे रखी, तो फिर बताएं हम कैसे निकालेंगे शेयर होल्डर फंड। तो देखिए, अगर शेयर होल्डर फंड हमें पता है कि इन दोनों को जोड़कर आया है, दोनों को प्लस करके आया है, और ये दोनों ही चीजें हमें नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है, तो हम एक दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि आप इधर से चले, अगर इधर से एंट्री नहीं मिल रही, इधर का गेट बंद है तो दूसरे साइड का गेट ओपन होगा। फ्रंट गेट बंद है तो बैक गेट से एंट्री ले लो, बैक डोर से एंट्री ले लो। बैक डोर का मतलब हम इधर से चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखा है, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, मीन्स टोटल एसेट्स से अगर आप इधर के रास्ते से आए तो पहले तो आप यहां से चले, यहां तक पहुंचे, मीन्स टोटल एसेट्स आ गया। फिर इधर से इधर आए, इधर आपके पास शेयर होल्डर तक पहुंचने के लिए रास्ते में दो चीजें पड़ती हैं, उन दोनों ही चीजों को हटा दो। मीन्स ये दोनों चीजें क्या हैं? टोटल डेब्ट। इसका मतलब अगर टोटल एसेट्स से इधर से हम चलते हैं, टोटल एसेट्स से टोटल डेब्ट माइनस कर दें तो क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड बचेगा ना। समझ आया? टोटल एसेट्स लेकर हम यहां पर आए, जितनी टोटल एसेट्स है उतनी टोटल लायबिलिटीज होंगी। टोटल एसेट्स आपको गिवन है, तो टोटल एसेट्स से अगर आप ये दो चीजें माइनस कर दें, जो कि इनके बाद ही हम शेयर होल्डर फंड तक पहुंच सकते हैं, तो ये दोनों चीजें माइनस कर देते हैं और इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं? टोटल डेब्ट। तो इसका मतलब कि टोटल एसेट्स से हम टोटल डेब्ट घटा दें, टोटल डेब्ट माइनस कर दें, ये एक तरीका हो गया। या एक तरीका और क्या हो सकता है, हम और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगला एक तरीका और हो सकता है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये पता हो कि इन तीनों का टोटल, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है फाइनेंस, और फाइनेंस कैसे आता है? इन तीनों का सम करके। आपको क्वेश्चन में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आप सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, और आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ओनर का भी पैसा होता है और बाहर का लॉन्ग टर्म डेब्ट भी होता है। ओनर का भी पैसा होता है, बाहर का लॉन्ग टर्म डेब्ट भी होता है। अगर हमें ओनर का पैसा निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड से केवल बाहर वाले लोगों का लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर दो, ओनर का पैसा आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर दो तो क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड। तो कर देते हैं यहां पर माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, देखिए तीन तरीके हो गए। एक और तरीका हम सीखते हैं। अगर मान लो ये भी नहीं दे रखा तो फिर शेयर होल्डर फंड कैसे निकालें? अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालें अगर ये सब नहीं दे रखा? तो शेयर होल्डर फंड के लिए अब आप खुद अपना दिमाग लगाएं, हमें अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है। अगर आपको टोटल एसेट्स नहीं दे रखा, टोटल लायबिलिटीज दे रखा है, तो टोटल लायबिलिटीज से आउटसाइडर लायबिलिटी आप माइनस कर दो, क्योंकि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होता है। तो टोटल लायबिलिटीज अगर आपको गिवन है उसमें से आउटसाइडर डेब्ट मींस टोटल डेब्ट माइनस कर दो। ठीक है, और भी इसके अलावा और भी आप फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि हमने ये जो शेयर होल्डर का पैसा लगाया है, शेयर होल्डर के साथ बाहर से लोन लिया है, और ये सारा पैसा कहाँ लगाया? ये सारा पैसा हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। तो अगर हमें बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स पता हो
और ये पता हो कि टोटल जो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें हमने बाहर से 30 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। बिजनेस की टोटल एसेट्स खरीदने में पैसा किसका लगा है? ओनर का और बाहर के लॉन्ग टर्म डेब्ट का। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में से बाहर वाले लोगों का पैसा माइनस कर दें, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड एसेट्स में केवल ओनर का पैसा नहीं लगा, बाहर का लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लगा है। और अगर बाहर का लॉन्ग टर्म डेब्ट इसमें से हम माइनस कर दें, हटा दें, तो बाकी पैसा किसका लगा है? ओनर का। और ओनर का मतलब शेयर होल्डर्स का। तो आप फिक्स्ड एसेट्स में से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर दीजिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट आप माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या बचेगा? ओनर का पैसा में शेयर होल्डर फंड। तो जैसे हमने अभी एक फॉर्मूला सीखा कि शेयर होल्डर फंड निकालने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे ही अब हम आते हैं कि अगर हमें टोटल डेब्ट निकालना है, या सेकंड है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम सबसे पहले यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड सीखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं? अब कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट भी हम इसे कहते हैं, बट इसे फाइंड कैसे करें? तो देखिए, इसके भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला तरीका, हमेशा कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी वर्ड है, आप उस वर्ड को ध्यान से एक बार माइंड में रिकॉल करें। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए यूज किया गया पैसा। इसमें किसका किसका पैसा लगा है? शेयर होल्डर का पैसा लगा है, मींस शेयर कैपिटल लगी है इसमें। और क्या लगा है? शेयर होल्डर के सारे प्रॉफिट एंड रिजर्व भी इसमें लगे हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। और बाहर का भी पैसा लगा है इसमें बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए लगाया गया फंड होता है। तो इसमें बाहर वालों का भी पैसा लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट भी इसमें प्लस कर लिया। अब ये तो तब है जब हमें चीजें अलग अलग दे रखी। अगर आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस अलग अलग नहीं दे रखा, बल्कि आपको शेयर होल्डर फंड दिया हो, तो आप गौर से देखें तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? इस पूरे को हम बोल सकते हैं, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर फंड। और ये आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट है ही, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और कैसे हम निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड? एक और तरीका हो सकता है, आप देखें, हमें ये निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड मींस इन तीनों का टोटल। अगर डायरेक्ट फ्रंट गेट से एंट्री नहीं मिल रही तो क्या करना है? बैक गेट से एंट्री ले लो। बैक गेट हमारा एसेट साइड है, हम इधर से चलते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल करते हैं, तो यहां पहुंचते हैं, मतलब टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स यहां तक आए, यहां तक आए। इस टोटल एसेट्स में से अगर हम ये करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो अब जो बचेगा वो पैसा किसका है? वही तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया गया, मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें। करंट लायबिलिटीज को अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसे हटाते ही आपका ये पूरा टोटल, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आ जाएगा। या और भी कोई तरीका हो सकता है, और हम दिमाग लगाते हैं यहां पे। और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? एक पॉसिबिलिटी और, अगर हम देखें तो हमें अगर टोटल एसेट्स एक साथ ना देकर आपको बताया गया कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स
इन दोनों का टोटल करके ही टोटल एसेट्स आया है माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हमें अपना एक क्रिएटिव माइंड यूज करना है, अपना क्रिएटिव माइंड यूज करना है। क्या यूज करना है कि अगर हम इसे गौर से देखें तो ये एक यहां पर फॉर्मूला बिल्डअप होता है, जो कि क्या बनेगा वो यहां देखें। ये जो फिक्स्ड एसेट्स है इसे तो एज इट इज आप लिख लें कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। अगर हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो बन जाता है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वो कैपिटल जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं। बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है जिससे हम बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, बट रन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल हम प्लस कर दें तो हमारे बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। समझ आया? तो ये हमने दो चीजें सीख ली, शेयर होल्डर फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब है टोटल डेब्ट। अब आपका माइंड क्रिएटिव हो चुका है। अगर अब मैं ना भी बताऊं तो आप टोटल डेब्ट निकालना सीख सकते हैं और बता भी सकते हैं। देखिए मैं इधर लिखता हूं। हमें तीसरी चीज सीखना है, क्या, टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट्स। अब टोटल डेब्ट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें हमेशा फ्रंट गेट से अंदर जाने की कोशिश करना चाहिए। और फ्रंट गेट क्या कहता है कि टोटल डेब्ट के लिए हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों डेब्ट प्लस करने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट में प्लस कर देना है करंट लायबिलिटीज, जिसे हम शॉर्ट टर्म डेब्ट भी कहते हैं, करंट लायबिलिटीज। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमारे पास, यहां पर इसमें और लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं। ये सब और का मतलब है कि इनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही यहां पर कि टोटल डेब्ट के लिए अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं गिवन तो फिर आप टोटल डेब्ट कैसे निकालेंगे। अगर ये दोनों चीजें गिवन नहीं है तो आपको बाकी चीजें तो गिवन होंगी। क्यों ना अगर हम बैक गेट से एंट्री ले लें। बैक गेट से अगर एंट्री लेंगे तो सबसे पहले इधर से चलेंगे, यहां पे पहुंचेंगे तो ये तो आ गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स से इधर आए हम तो हमें टोटल डेब्ट निकालना है जो कि हमें गिवन नहीं है। बट इसको छोड़ दे अगर तो ऊपर की चीजें हमें गिवन है, और ऊपर की चीजें क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो अगर टोटल एसेट से शेयर होल्डर फंड हम माइनस कर दें, शेयर होल्डर फंड माइनस कर दें, देखें जरा आप ध्यान से, अगर हम टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दें, शेयर होल्डर फंड मीन्स ये दोनों, तो आपका क्या बचेगा, टोटल डेब्ट बचेगा। समझ आया? और क्या तरीका हो सकता है, अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करें। टोटल डेब्ट निकालना है हमें। अगर हमें देखिए आप और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल डेब्ट और कैसे निकल सकता है। टोटल लायबिलिटीज से शेयर होल्डर फंड घटा दें,
टोटल एसेट्स नहीं आपको दे रखी, एक भी एसेट्स नहीं दे रखी, बल्कि टोटल लायबिलिटीज आपको बताया गया है। तो टोटल लायबिलिटीज से आप ओनर का पैसा घटा दें तो आउटसाइडर लायबिलिटी आ जाएंगी, मीन शेयर होल्डर्स फंड आप घटा दें, माइनस कर दें, तो भी तो किसका फंड आ जाएगा, बाहर का पैसा आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, और कोई चीज यहां पर ये फाइनल नहीं है, और भी आप फॉर्मूले बना सकते हैं। आपका माइंड अब ग्रो कर रहा है। चलिए अब हम चौथी चीज सीखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट गेट से देखो, कोशिश करो एंटर करने की। फ्रंट गेट का मतलब है कि आपके डायरेक्ट आइटम दे रखे हैं। तो टोटल एसेट्स जानने के लिए हम फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को हम और क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम है नॉन करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम प्लस कर दें करंट एसेट्स को, तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। बट मान लो हमें ये दोनों ही चीजें नहीं दे रखी, तो कुछ और दे रखा होगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं गिवन तो कुछ और दे रखा होगा, और कुछ और क्या दे रखा होगा, तो लायबिलिटी साइड से हमें कुछ दिया होगा। अगर हम शेयर होल्डर फंड में टोटल डेप्थ ओनर के पैसे के साथ, ओनर के पैसों के साथ बाहर की लायबिलिटीज प्लस कर दें, मीन्स शेयर होल्डर फंड में आउटसाइडर डेप्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल डेप्ट, मीन्स बाहर के पैसे, बाहर की लायबिलिटी को हम प्लस कर दें तो टोटल एसेट्स पता चल जाएंगी। टोटल डेप्ट हमने प्लस कर दिया शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर फंड में टोटल डेप्ट, ये बाहर की लायबिलिटीज, ये दोनों प्लस कर दिया तो भी टोटल एसेट्स आ गया। या और क्या तरीका हो सकता है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है क्या, कि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आप देखें ये प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट तीनों जोड़कर बने कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है मतलब यहां तक चीजें दे रखी हैं, तो बस आप उसमें करंट लायबिलिटीज और प्लस कर दीजिए, प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया टोटल एसेट्स निकालने का। और भी अगर आप कहें तो मैं और भी फॉर्मूले बता देता हूं। देखिए और फॉर्मूले देखिए, अगर हम और क्या हो सकता है, हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी हमने कर दिया, या फिर हमने ये दोनों प्लस ये दोनों भी कर दिए। और हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, और सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि आपको पता है कि टोटल एसेट्स निकालना है, टोटल एसेट्स में से तो कुछ भी नहीं दिया, बट आपको सारी लायबिलिटीज दे रखी है, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, इससे भी आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से, क्या हमने एक भी फॉर्मूला यहां पर रटने की कोशिश किया, याद करने की कोशिश किया, जबकि हमने केवल बैलेंस शीट को एनालाइज किया। और एनालाइज करके देखिए कि मैंने चार चीजों के चार चार पांच पांच फॉर्मूले, पांच फॉर्मूले यहाँ, पांच फॉर्मूले यहाँ, तीन फॉर्मूले यहाँ, चार फॉर्मूले यहाँ, और ये भी लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर और फॉर्मूले बना सकते हैं, यहाँ भी और बना सकते हैं। आपको केवल यही तो सीखना है। मेरा मकसद आपको फॉर्मूले याद कराना नहीं है, बल्कि याद करने की प्रॉब्लम से आपको बचाना मेरा टारगेट है। और वही कोशिश मैंने यहाँ पर की है, आपको फॉर्मूला बनाना सिखाने की।
तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया है और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर ले, क्योंकि यही हमारे लिए आपकी तरफ से दिया गया मोटिवेशन है। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। अब आपके लिए सॉल्वेंसी रेशो बहुत आसान हो जाता है जब आपने ये पूरी कॉन्सेप्ट को सीख लिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको सॉल्वेंसी रेशो बताता हूं। तो बच्चों आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके सॉल्वेंसी रेशोज भी सीख लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशो जो कि हमारी टाइप्स ऑफ रेशोज की सेकंड कैटेगरी है, सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशोज क्यों फाइंड किए जाते हैं? उसका एक ही पर्पज है कि एक बिजनेस ये जानना चाहता है कि क्या हम अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट की पेमेंट करने में एबल हैं या नहीं। लॉन्ग टर्म डेब्ट की पेमेंट करने में एबल हैं या नहीं, लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए सॉल्वेंसी रेशो निकाला जाता है। टू नो द लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे 4 तरह के रेशोज आते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब आपको वो फॉर्मूले बिल्कुल इजी लगेंगे क्योंकि आपने फॉर्मूले बनाना सीख लिया। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट मींस इस सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट जो कि है डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो रेशो है ये रिलेशनशिप किसके बीच हमें जानना है, डेब्ट और इक्विटी के बीच। डेब्ट और इक्विटी मींस रेशो हमारा हो गया डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, और डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी का मतलब होता है ओनर का फंड, मींस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। हमारे बिजनेस में ओनर के फंड के साथ साथ बिजनेस में बाहर का कितना पैसा लगा है उसका कंपैरिजन हम करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें इसका आइडियल रेशो क्या होता है। आइडियल रेशो मीन्स इसका जो आदर्श अनुपात है वो 2:1। मतलब अगर ओनर से 2 गुना पैसा आउटसाइडर लायबिलिटीज का या लॉन्ग टर्म डेब्ट का लगा हुआ है तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या कहें कि रिस्क का फैक्टर सेटिस्फैक्टरी माना जाता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जब बाहर का पैसा ज्यादा लगा है, ओनर का पैसा कम है, तो यहां पर पोजीशन सेटिस्फैक्टरी कैसे है? तो आपको ध्यान रखना है कि हर बिजनेस ओनर के बेनिफिट के लिए रन किया जाता है। हर बिजनेस का पर्पज क्या होता है? ओनर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना, और ओनर को ज्यादा बेनिफिट या शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब कंपनी में डेब्ट का प्रोपोर्शन ओनर से डबल हो। इससे क्या होगा? शेयर होल्डर को मिलने वाली अर्निंग पर शेयर ज्यादा मिलेगी अगर हमारे कंपनी में डेब्ट का पार्ट है। और अगर हमारी कंपनी में हमने कोई बाहर से लोन लिया ही नहीं है, कोई डेब्ट नहीं है, तो शेयर होल्डर के ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा, और जहां पे रिस्क नहीं होता वहां अर्निंग कम होती, मींस अर्निंग पर शेयर कम आता है। ठीक है, तो अब आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालते हैं।
मैंने अभी आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए, 5 फॉर्मूले बताए थे लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में डिबेंचर्स दे रखे हैं तो डिबेंचर्स आप लें, लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है। प्लस अगर आपको क्वेश्चन में कोई मॉर्टगेज डेप्ट दिया हुआ है, मॉर्टगेज लोन, तो इसे भी हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट में प्लस करना है। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखकर लिया गया लोन। इसके साथ ही अगर आपका कोई बैंक से लोन चल रहा है तो बैंक लोन आप प्लस कर लीजिए। पब्लिक से कोई डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है तो पब्लिक डिपॉजिट भी इसमें ले लीजिए, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये 4 चीजें नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म डेप्ट में रखते हैं। इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं एज पर न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, और इसके अलावा और बहुत सारे तरीके मैंने आपको अभी फॉर्मूले बनाने के पार्ट में सिखाए हैं इसी वीडियो में। ठीक है, अब हम चलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी आपने वहां पे सीख लिया है। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है वो आपको अच्छे से पता है कि शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। शेयर होल्डर फंड हमें फाइंड करना है, तो शेयर होल्डर फंड के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि दोनों ही कैपिटल जोड़कर शेयर होल्डर बनते हैं। और साथ ही जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट और रिजर्व है उस पर भी शेयर होल्डर का ही राइट होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विटी। इसके बाद हमारा जो सेकंड रेशो आता है वो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। फॉर्मूले के नाम से ही पता चल जाता है कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जैसे डेप्ट इक्विटी, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये टोटल एसेट्स का प्रपोर्शन हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट में जानना है, तो टोटल एसेट्स ऊपर लिखना है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेप्ट। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, तो टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाता है हमारा टोटल एसेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। अब आपको टोटल एसेट्स कैसे निकालना है, अभी मैंने 5 तरीके बताए। लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे निकालना है उसके भी 4-5 तरीके आपको बताए। तो अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसमें सीख लिया। अब इसके बाद जो तीसरा रेशो है वो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर वर्ड से बना है प्रोप्राइटरी। और प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस के ओनर, और बिजनेस के ओनर कौन है, शेयर होल्डर। इसका मतलब इस रेशो को फाइंड करके बिजनेस के ओनर ये जानना चाहते हैं कि हमारी अपनी कंपनी में कितनी ओनरशिप है, मीन्स कंपनी की टोटल एसेट्स में हमारा कितना प्रोपोर्शन बनता है। ऐसा अगर वो सोचते कि हम शेयर होल्डर हैं, हम ही पूरी तरह से ओनर हैं, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए ना केवल शेयर होल्डर का पैसा लगा था बल्कि लॉन्ग टर्म डेप्ट भी लगा था। तो प्रोप्राइटर जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की टोटल एसेट्स में हमारा अपना खुद का कितना प्रोपोर्शन बनता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स या शेयर होल्डर फंड,
शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और इसे हम परसेंटेज में जानना चाहते हैं तो इनटू 100 कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं 10 लाख। मान लीजिए कि टोटल एसेट्स हमारी 10 लाख, और 10 लाख के एसेट्स में 6 लाख ओनर का पैसा है। शेयर होल्डर फंड हमारा 6 लाख है, जबकि बिजनेस की टोटल एसेट्स 10 लाख है। तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि ये 10 लाख की एसेट्स 6 लाख रुपए की कैपिटल से तो नहीं खरीदी गई। इसका मतलब है कि 4 लाख रुपीस का फंड आउटसाइडर का लगा हुआ है। तो ओनर का पैसा कितने परसेंट है? तो आप बता सकते हैं कि ओनर का पैसा 60% है। समझ आ गया? तो ये हमारा तीसरा रेशो हो गया। और चौथा और लास्ट रेशो हमारा सॉल्वेंसी रेशो का वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इस रेशो के थ्रू एक ओनर क्या जानना चाहता है, एक बिजनेस या एक कंपनी ये जानना चाहती है, नाम से पता चल रहा है कि क्या हमारा बिजनेस हमारे कंपनी के फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड चार्ज जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, तो क्या हमारा बिजनेस इंटरेस्ट कवर कर पाने में एबल है, इंटरेस्ट पे करने में एबल है। तो किस पर आप चेक करेंगे? बिजनेस के प्रॉफिट पर, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेंस जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें पे करना पड़े, मतलब कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, जो पे करना पड़े उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो यहां पर इसमें हमें क्या चेक करना है कि हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है कौन सा, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना है। और इस प्रॉफिट को हमें किस पर चेक करना है? अपने इंटरेस्ट कॉस्ट पे। तो डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब इसका आंसर नॉर्मली टाइम्स में निकाला जाता है। टाइम्स का मतलब कि मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 10 लाख, प्रॉफिट हमारा 10 लाख, इंटरेस्ट हमारा मान लीजिए 2,50,000। तो आंसर इसका कैसे निकालेंगे? टाइम्स में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया कि हमारा प्रॉफिट है 10 लाख और हमें इंटरेस्ट पे करना है 2,50,000। तो आप देखें इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 5 गुना है। तो नेट प्रॉफिट अगर आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमें चाहिए कौन सा? हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या करेंगे इसके लिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट हमें क्या दिया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले इसमें टैक्स प्लस कर दें, टैक्स मीन्स इनकम टैक्स आप प्लस कर दें तो बिफोर टैक्स बन जाएगा। बट हमें तो बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, इसलिए आप इसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट भी प्लस कर दें, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट भी प्लस कर दें, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था आज का चैप्टर, आज का टॉपिक सॉल्वेंसी रेशो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको फॉर्मूले समझाने की, कॉन्सेप्ट समझाने की। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, और अगर अभी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, उसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपसे एक भी वीडियो हमारी मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो तब अब आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं cscptacademy.com, या हमारे एप्लीकेशंस पर भी आप हमारे वीडियोस और प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ, कॉमर्स एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है,
उस पर भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे डाउनलोड करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।